हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और अपनी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, जिसमें कि इनर्शिया का रोल है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो इनर्शिया देखो क्या होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में कभी, जड़त्व, और उसी को इंग्लिश में कहा जाता है इनर्शिया। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था स्टूडेंट कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई होगी, यानी कि कोई बॉडी रेस्ट में होगी, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में होगी, वो मोशन ही करती रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मतलब चलती हुई चीज अपने आप नहीं रुकेगी, रुकी हुई चीज अपने आप नहीं चलेगी। वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू मेक सम चेंजेस इन इट्स मोशन। तो इनर्शिया क्या है स्टूडेंट? अब जब हमने ये पढ़ लिया कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, तो कोई तो ऐसी चीज होगी जो उसको रेस्ट में बनाए रखती होगी। वही चीज है स्टूडेंट इनर्शिया। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में बनाए रखने का काम इनर्शिया ही करती है। सेम इसी तरह हमने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो फोर्स लगने से पहले तक कोई तो चीज ऐसी होगी स्टूडेंट जो उसको मोशन में ही बनाए रखती होगी, और उस चीज का भी नाम है इनर्शिया। सेम इसी तरह हमने एक चीज और पढ़ी थी कि कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज अपने आप नहीं कर सकती। डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स, हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रही है, इसका मतलब कोई तो ऐसी चीज होगी जो उसको डायरेक्शन चेंज करने से रोकती होगी या रोके रखती होगी, वो अपनी डायरेक्शन चेंज ना कर पाए। तो उस चीज का भी नाम है स्टूडेंट इनर्शिया। तो चूंकि हमारे पास तीन अलग अलग कंडीशन में इनर्शिया है, तो हमारे पास आ जाते हैं इनर्शिया के तीन टाइप। सबसे पहले मैं ओवरऑल एक डेफिनेशन बता दूं आपको इनर्शिया की, तो शायद अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया क्या है। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। एक्चुअली इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंजेस का अपोज करती है, रेसिस्ट करती है। स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंज से हमारा मतलब है कोई बॉडी रुकी हुई है और हम उसको चलाना चाह रहे हैं, मींस हम उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाना चाह रहे हैं। कोई बॉडी मोशन में है और हम उसको रोकना चाह रहे हैं, तो भी इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, इसका भी मतलब यही हुआ कि हम उस बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब जब आप इन तीनों में से कोई भी काम करेंगे तो हम ये कहेंगे कि वी आर ट्राइंग टू चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। हम एक बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से बता रहा हूं, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच रेसिस्ट और यू कैन से विच अपोज। दोनों का ही मतलब एक ही होता है। रेसिस्ट का मतलब भी विरोध करना, अपोज का मतलब भी अगेंस्ट जाना। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच रेसिस्ट द चेंजेस अकर इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। तो आई होप स्टूडेंट आपको इनर्शिया क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास इनर्शिया के आते हैं थ्री टाइप्स। नंबर वन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नंबर टू, इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड नंबर थ्री, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। तो क्यों रहेगी? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। अब यहां पे आपको सिर्फ इनर्शिया नहीं कहना है स्टूडेंट, आपको कहना है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। सेम इसी तरह, इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन ही करती रहेगी। तो क्यों करती रहेगी? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही बनी रहेगी। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। और कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज अपने आप नहीं कर पाती, यानी कि कोई ऐसी चीज होगी जो उसे रोकती होगी, तो वो चीज है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और अब मैं आपको इनके कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, अगर बात इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल की करें तो कई बार आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि कोई चीज पहले रेस्ट में होती है काफ़ी लंबे टाइम तक, हम जब उस पर अचानक से फोर्स ज़्यादा लगाने लग जाते हैं तो वो चीज़ मोशन में आ जाती है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसी सिचुएशन का एग्जाम्पल की बात करें कि आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, चाहे वो एक बस हो चाहे वो एक कार हो, और वो काफ़ी लंबे टाइम से रुकी हुई है, तो उस टाइम क्या होगा कि आप भी हैबिचुअल होंगे रेस्ट के। मतलब जब गाड़ी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में है, दाएं देखिए बाएं देखिए, सब चीज़ रेस्ट में ही नज़र आ रही होगी। लेकिन अचानक से कोई आके गाड़ी स्टार्ट कर दे तो हम क्या होगा कि झटके से हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपने नोटिस करी होगी। तो मतलब क्या हुआ, जब हम रेस्ट में थे तो हमारी बॉडी को रेस्ट में बनाए रखने के लिए एक चीज़ काम कर रही थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होती है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू कीप अ बॉडी इन रेस्ट विच इज एक्चुअली इन रेस्ट। मतलब जो बॉडी रेस्ट में थी, एक्चुअली रेस्ट में थी, उसको रेस्ट में बनाए रखने के लिए जो बॉडी काम करती है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, और ये किसी भी बॉडी की खुद की एक इंटरनल टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी मीन्स उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट कि इनर्शिया जो है वो कोई अलग से नहीं होता। किसी भी बॉडी का जो मास है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी बॉडी का जो मास है एक्चुअल में वही उसका इनर्शिया होता है, या आप कह सकते हैं उसी के इक्वल उसका इनर्शिया होता है। मतलब कोई भी बॉडी जो हल्की होगी उसका इनर्शिया बहुत कम होगा, अगर कोई बॉडी थोड़ी भारी है तो उसका इनर्शिया थोड़ा ज़्यादा होगा, एक बॉडी बहुत ज़्यादा भारी है तो उसका इनर्शिया और ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं छोटे से साइकिल की। तो एक छोटे से साइकिल की बात करें, एक जनरली जो साइकिल होती है उसको अगर एक हम 3-4 साल के बच्चे को कहें कि भाई वो इस साइकिल को आके हिला दे, तो वो उस साइकिल को ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकता है, यानी कि उसको नहीं हिला सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा, क्योंकि बच्चे का मास है कम, तो उसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो भी कम लगेगा। तो इस टाइम पे जो साइकिल की इनर्शिया है वो उस बच्चे के लगाए गए फोर्स से ज़्यादा बैठ जाएगी, तो इसलिए वो साइकिल हिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर उस बच्चे को हटा के हम आ जाए और हम उस साइकिल पे फोर्स लगाने लगे, मतलब एक 18-20 साल का कोई आदमी हो, 25-30 साल का आदमी हो, वो आके उस पर फोर्स लगाने लगे, तो वो ईजिली उस साइकिल को हटा सकता है। क्योंकि इस बार साइकिल का जो इनर्शिया है वो कम पड़ जाने वाला है, और जो मान ले मैं ही कोई फोर्स लगा रहा हूँ तो इस बार मेरे द्वारा लगाया गया जो फोर्स होगा वो हो जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा। तो इस कंडीशन में साइकिल रेस्ट से मोशन में आ सकती है। लेकिन अगर मैं किसी कार को हिलाने लगूं तो अब मैं किसी कार को नहीं हिला सकता, क्योंकि कार का मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि वो रुकी हुई है, वो रुकी हुई ही रहेगी। मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर उसी कार पे आके कोई बस टक्कर मार दे, तो चूंकि बस कार के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैवी है, तो बस का जो इनर्शिया होगा वो कार के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा, तो इस बार वो रेस्ट में रखी चीज़ मोशन में आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि जो इनर्शिया है वो एक्चुअली डिपेंड किस चीज़ पे करता है, मास पे। यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा, आप कह सकते हैं इनर्शिया भी उतना ही होगा, और जिसका मास जितना कम होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही कम होगा। तो पहला एग्जाम्पल आपने देखा। इसी तरह अगर एक और एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो सपोज कीजिए कोई एक पेड़ है अमरूद का या किसी भी XYZ किसी भी फ्रूट का, आप उसको पकड़ के जोर जोर से हिलाने लगें तो जो फ्रूट अभी तक रेस्ट में थे वो मोशन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से रेस्ट में थे, रेस्ट में ही बने हुए थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। लेकिन जब अचानक से उस पर एक फोर्स लगता है तो उसके अंदर का इनर्शिया पड़ जाता है वीक, और अब वो चीज़ मोशन में आ जाती है। सेम इसी तरह अगर बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन की, तो इमेजिन करिए एक ऐसी सिचुएशन कि अगर हम किसी चलती हुई बस में खड़े हों या बैठे हुए हों या चलती हुई किसी भी गाड़ी में, और अचानक से उसमें ब्रेक लग जाए, तो जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट होता है वो आगे की तरफ बेंड हो जाता है। रीजन क्या है स्टूडेंट, कि जब गाड़ी मोशन में थी, कोई भी कार या बस, तो हमारी बॉडी भी मोशन में ही थी, यानी कि उसके साथ साथ हैबिचुअल हो गई थी मोशन की। लेकिन जब आप अचानक से ब्रेक लगते हैं तो जो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट है वो तो रहता है स्टूडेंट रेस्ट में ही, लेकिन जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट है वो मोशन में ही रहता है आगे। तो यहाँ से क्या होगा कि जब हमारी बॉडी पे एक पोर्शन जो हमारी बॉडी का वो रेस्ट में है, दूसरा पोर्शन मोशन में है, तो इस वजह से हम कभी भी चलती हुई गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगें तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि जब गाड़ी मोशन में थी तो हमारे ऊपर भी इनर्शिया मोशन वर्क कर रहा था, मतलब हमें मोशन में बनाए रख रहा था। लेकिन जैसे ही अचानक से ब्रेक लगे तो अचानक से हम रेस्ट में आते हैं, तो इस वजह से हम आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं।
सेम इसी तरह अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो अचानक से कोई मोड़ देते हैं जी स्पीड में, तो जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो बॉडी है वो भी किसी एक साइड बेंड हो जाती है। इसका भी रीजन क्या है स्टूडेंट? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि अभी तक उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे थे तो क्या होगा, हम बिल्कुल सीधे बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही हम किसी गाड़ी का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी भी उसके हैबिचुअल हो जाती है, और जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन उस टाइम पे हमारे ऊपर एक्ट करता है, और जिसकी वजह से हम किसी भी एक तरफ बेंड हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इनर्शिया के। तो आई होप इनर्शिया आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उस बॉडी में होने वाले स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का अपोज करता है। यानी कि कोई चीज रुकी हुई है और कोई चलाना चाह रहा है तो उसके अंदर का जो इनर्शिया है वो अपोज करेगा। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और उसको कोई रोकना चाह रहा है तो भी उसके अंदर का जो इनर्शिया है वो उसको अपोज करेगा, और अगर हम किसी की डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो भी उसके अंदर का इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अपोज करेगा, डायरेक्शन चेंज ना हो इस चीज के लिए। और उसके अलावा हमने 3 टाइप के इनर्शिया पढ़े, वो मैंने आपको बता दिया। एक चीज मैंने आपको और बताई कि किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है उसके मास पे डिपेंड करता है। और एक और चीज स्टूडेंट, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा, हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है उसमें भी लगभग यही बातें बताई गई हैं कि इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट it will be in rest, if a body is in motion it will be in motion, even the body cannot change its direction when until an external force will not apply on it। यानी कि बॉडी अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और यही कुछ डेफिनेशन इनर्शिया की भी है। तो आप ये चीज याद रख लेना कि जो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया किस लॉ को कहते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। और अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। तो स्टूडेंट बात अगर मोमेंटम की करें तो एक्चुअली मोमेंटम होता कुछ नहीं है, लेकिन होता बहुत कुछ है। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपने बचपन में एक गेम खेला होगा जिसमें हम क्या करते थे कि पहले एक अपना जो हमारी पाम होती है उसको रखते थे, उसके ऊपर से किसी को कूदना होता था। फिर हम 2 रख लेते थे, उसके ऊपर से किसी को कूदना होता था। इसी तरीके से हम अपनी पाम को बढ़ाते चले जाते थे, यानी कि हमारा जो पार्टनर होता था वो उसके ऊपर लगा लेता था। और इसी तरह से 3 4 5 करके एक अच्छी खासी हाइट तक जब हो जाता था तो जो भी बच्चा अभी तक खड़े खड़े उसको पार कर जा रहा था, अब उसको थोड़ा सा पीछे जाना होता है और उसको भाग के आना होता है उसको कूदने के लिए, क्योंकि हाइट थोड़ी सी पहले के मुकाबले बढ़ चुकी होती है। एक एग्जाम्पल। दूसरा, आपने कभी क्रिकेट देखा होगा। क्रिकेट में जब कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कराता है तो वो खड़े खड़े कभी भी फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकता, बल्कि वो काफ़ी पीछे जाता है, एक प्रॉपर रनअप लेता है, भागते हुए आता है और तब अपने टास्क को पूरा करता है, यानी कि तब अपनी बॉल को फेंकता है। तो वो भी क्या करता है, पीछे से भागता हुआ आया और तब जाके उस बॉल को थ्रो किया। सेम इसी तरह जो बैट्समैन होता है क्रिकेट में, वो भी क्या करेगा, वो खड़े खड़े तो बैट को जो है ऐसे नहीं कर देगा, वो भी पहले बैट को पीछे ले जाता है और पीछे ले जाने के बाद तब वापस लाता है। यानी कि जितना वो तेजी से अपना बैट पीछे ले जाएगा उतना ही तेज शॉट लगेगा, ये बात हमें पता है। सेम इसी तरह जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन खेलते टाइम भी हम जब रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो हम शटल पे, यानी कि जिसे चिड़िया भी कह देते हैं, उस पर हम खड़े खड़े अपना रैकेट नहीं लगा सकते। उससे क्या होगा, एक पावरफुल शॉट नहीं लगने वाला है। तो हम हमेशा अपने रैकेट को पीछे ले जाते हैं और तब तेजी के साथ उसको उस पर आप कह सकते हैं थ्रो करते हैं या फिर एक पावर लगाते हैं। तो इन सारे केसेस में आप स्टूडेंट ये देखेंगे कि हमें किसी टास्क को करने से पहले एक एफर्ट बनाना पड़ता है, या आप कहो कि एक फ्लो बनाना पड़ता है। तो एक्चुअली में इसी चीज को हम कहते हैं कि हम अपना मोमेंटम बना रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अगर आपको फास्ट बॉलिंग करनी है, आपको बॉल थोड़ा सा तेज थ्रो करनी है तो आपको भाग के आना होगा। अगर आपके पास कोई बॉल है आपको थ्रो करनी है तो आप उसको ऐसी पकड़े पकड़े नहीं थ्रो कर देते, पहले आप अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं तब उसको थ्रो करते हैं। बैट का एग्जांपल दिया मैंने आपको कि अगर हमें कोई शॉट खेलना है तो हम बैट को अपने पहले पीछे ले जाते हैं तब शॉट खेलते हैं। रैकेट का एग्जांपल दिया बैडमिंटन में कि अगर हमें किसी शटल पे मारना है तो हम अपने रैकेट को पहले थोड़ा पीछे ले जाते हैं। ये सारी कंडीशन होती है मोमेंटम बनाने की, यानी कि हम ये कहते हैं कि हम अपना मोमेंटम बनाते हैं ऐसा करके।
ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे अगर एक आपको 4-5 फुट की दीवार पे चढ़ना है तो आप खड़े खड़े नहीं चढ़ सकते, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, भागते हुए आएंगे, उसके बाद जंप करके चढ़ेंगे। तो ये भी क्या हुआ स्टूडेंट, मोमेंटम बनाना। और अब अगर बात मोमेंटम की करें तो एक्चुअली मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है। मोमेंटम जो होता है वो होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल। यानी कि अगर हमें किसी भी बॉडी का मोमेंटम निकालना है तो उस बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालिए, वही उसका मोमेंटम होगा। तो फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी सपोज कीजिए है तो 1000 की, लेकिन वो रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो अगर हम ओवरऑल मोमेंटम निकालें तो चूंकि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होगा तो 1000 इंटू 0, वैल्यू तो 0 आनी है। तो अगर कोई बॉडी कितनी भी हैवी हो लेकिन अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो उसका मोमेंटम उस टाइम पे क्या होगा, 0। तो मोमेंटम को आप कह सकते हैं कि मोमेंटम में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। और इसको डिनोट हम पी से करते हैं, हालांकि उसको पी नहीं कहते, किसी और नाम से जानते हैं, लेकिन अभी एट द इनिशियल स्टेज 9th क्लास में आप उसको पी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक्चुअली में वो कुछ और ही होता है। खैर अभी आप लिख सकते हैं P इक्वल्स टू m इंटू वी। और अगर बात इसकी SI यूनिट की करें तो चूंकि मास की यूनिट किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, तो यहां एग्जांपल आ जाए, जो उसकी SI यूनिट आएगी वो आएगी किलोग्राम मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो SI यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और फॉर्मूला आपने देख ही लिया, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहां एक बात नोटिस करने वाली है कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो भी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर हम किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर दे तो भी उसके मोमेंटम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर किसी भी बॉडी के मास में चेंजेस लाए जाएं तो वही सेम चेंजेस मोमेंटम में पड़ेंगे। यानी कि मास को 2 गुना कीजिए तो मोमेंटम भी 2 गुना हो जाएगा, मास को 4 गुना कीजिए तो मोमेंटम भी 4 गुना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने सभी ने एक टीवी पे सीरियल आता था और अभी भी आता है, उसको देखा होगा, CID। ठीक है स्टूडेंट, और उसमें एक जो सबसे फेमस कैरेक्टर है वो है दया। तो जब भी कभी किसी गेट को तोड़ने की बात होती थी तो हमेशा दया को ही कॉल किया जाता था। क्यों, टीम में तो और भी मेंबर थे, लेकिन एक्चुअली क्या था कि दया कोई बहुत तेज किक नहीं मारता था। केवल आपने देखा होगा कि जो दया का शरीर होता है, बॉडी होती है, वो थोड़ी सी हैवी होती है। तो हमें पता है कि कोई दूसरा अगर उतनी ही स्पीड से दीवार पे टक्कर मारे तो उस दीवार पे या कहीं गेट पे नुकसान होने वाला है कम, क्योंकि उस बॉडी का, उस पर्सन का मोमेंटम होगा कम। क्योंकि वेलोसिटी तो चलिए मान के चलिए उसने दरवाजे पे 50 की वेलोसिटी से फोर्स लगाया और उसका मास खुद का मान के चलिए कि 60 kg है, तो 60 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आना है 300। तो यानी कि उस टाइम पे मोमेंटम एक्ट कर रहा होगा 300। लेकिन बात दया की करें तो शायद उसका तो जो मास होगा वो 100 kg से ज़्यादा ही होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम 100 kg भी ले लेते हैं, तो सेम उसी वेलोसिटी से, यानी कि वो भी 50 की वेलोसिटी से अगर उस पर फोर्स लगाए तो चूंकि उसका मास 100 kg है तो 100 इंटू 50 अपने आप 500 हो जाना है। तो यानी कि उसका मोमेंटम खुद ब खुद बढ़ जाना है, क्योंकि उसकी जो मास है वो ज़्यादा है। तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर वेलोसिटी डिफरेंट बॉडीज की सेम हो तो हम क्या कहेंगे कि जिसका मास उन सभी बॉडीज में सबसे ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी उन सभी बॉडीज में सबसे ज़्यादा आने वाला है। इसी तरह अगर कोई बॉडी है बहुत हैवी, फॉर एग्जांपल एक ट्रक, और उसने बहुत आराम से आगे आप में बहुत आराम से एक टक्कर मार दी तो आपको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन एक कार जो कि ट्रक के मुकाबले बहुत ज़्यादा हल्की होती है, या एक बाइक जो ट्रक के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, उसने आगे थोड़ा सा तेज टक्कर मार दी आप में, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको नुकसान कब ज़्यादा होगा। क्योंकि ट्रक ने आगे बस आपको जस्ट टच किया है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी कम थी। और हो सकता है अब जो बाइक जो ट्रक के मुकाबले जिसका मास तो बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो नुकसान इस बार आपको किससे टकराने पे ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली या तो कार से या बाइक से, जो भी जिस चीज़ से भी आपको टक्कर लगे। तो यानी कि मोमेंटम में रोल दोनों चीज़ों का होता है, मास का भी, वेलोसिटी का भी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है
तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।